हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं हमारे फिजिक्स के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने बुक 1 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ हमारी फिजिक्स कि बुक 2 के सबसे चुनिंदा क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आपको समझाएंगे कि क्लास के अंदर ही आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों से मैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूं अपनी इस क्लास को। प्यारे भाई बहन, मैं लेके आ चुका हूं आपका पहला नंबर क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बुक 2 फिजिक्स का। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। यह प्रश्न पूरे 3 नंबर के अंदर आता है और यही प्रश्न लास्ट टाइम पर करने होते हैं। मैंने भी यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, फिजिक्स में 94 नंबर स्कोर किया इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर। अंतिम समय पर अच्छा पढ़ के जाओ, अंतिम समय पर कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। इसीलिए बोलता हूं ये सारे क्वेश्चन जो क्लास के अंदर मैं लेके आया हूं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने के लायक क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन बैंक लगानी है। मैं बिल्कुल छाट के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। प्रश्न हमारा क्या बोलता है, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने इसको क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन 12th के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसके नियम लिखिए। तो बिल्कुल इसके नियम को भी हमें लिखना पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या होते हैं। याद नहीं करना कोई भी चीज, मैं बोलता हूं कि याद नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं है, क्लास में आपको समझाऊंगा। परिभाषा क्या बोलती है इसको, यहां से ध्यान से सुनो। क्या है कि जब प्रकाश किरण कोई चिकने तल पर, मतलब आपने कोई चिकना पृष्ठ ले लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है वो चिकने तल पर आपतित होती है। क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोलता है, हमारा प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और प्रकाश की ये घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब भैया इसका चित्र भी क्या बनाना होगा, बिल्कुल आपको इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा। क्या होगा इसका डायग्राम पर नंबर मिलता है। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा चिकना तल। ये क्या हो गया भाई, ये आपके पास एक चिकना तल हो गया जो कि पीछे की तरफ पॉलिशिंग की हुई है। इस चिकने तल पर पृष्ठ की तरफ इसमें पॉलिशिंग है। और क्या है भाई, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और आपको समझाते हैं कि इस पर जो किरण आएगी इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और ये जो किरण इस पर टकरा के वापस जाएगी इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको याद रखना है। और इसके बीच में क्या होगा भाई, इसके बीच में क्या होगा, अभिलंब। यहां पर क्या होगा, यहां पर पाया जाएगा अभिलंब। बस ये चित्र हो गया, सिंपल सा ये चित्र हो गया। बस इसी को याद रखना है कि ये क्या हो गया, ये है चिकना तल। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चिकना तल। ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ये हमारे पास एक चिकना तल होता है। ये क्या है, ये है आपतित किरण। ये क्या होती है, ये हमारे पास आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। भूलना नहीं है, चीजों को याद रखना है। और इसको हम बोलेंगे एंगल आई होता है, ये होता है एंगल आर भाई, और इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण भाई। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। बस चीजें आसान हैं, चीजों को याद रखना केवल इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वे में मैंने क्या बताया कि आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे एंगल आई, ये होगा एंगल आर। ये जो पृष्ठ होगा वो चिकना तल कहलाएगा, स्मूथ सरफेस कहलाएगा। सिंपल वे में इसमें बस क्या हुआ, परावर्तन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कोई सरफेस पर जब कोई प्रकाश किरण आती है उसी माध्यम में उतने ही एंगल से जो किरण वापस लौट जाती है, इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल। इसके नियम क्या होंगे, हमें नियम समझने होंगे। तो क्या आपको डायग्राम बना लिया, मैं यही इसको मेट कर इसके नियम भी समझा देता हूं क्या है। तो इसके नियम क्या होंगे, इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट नंबर लॉ। क्या होगा, फर्स्ट नंबर लॉ। प्रथम नियम क्या होगा, हम इसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ कि आपतित
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होंगे, एक ही तल में होंगे। ये होता है, क्या होता है कि आपतित किरण, बिल्कुल सिंपल वे में याद रखना, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जो हमने आपको अभी बताई एंगल आई जो जिससे बना था, आपतित किरण हो गया। उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण हो गया, उसके पास परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया, तथा अभिलंब, तथा क्या होगा, तथा अभिलंब, तथा क्या है, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तथा अभिलंब जो होगा, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम बोलता है हमारे परावर्तन का फर्स्ट लॉ जो होता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसका सेकंड नंबर लॉ क्या है, इसका दूसरा नियम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। परावर्तन के दूसरे नियम को हमारा सेकंड नंबर लॉ क्या बोलता है, इस नियम को भी देख लेते हैं। दूसरे नियम हमारा क्या बोलता है कि आपतन कोण जो है वो सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के, मतलब एंगल आई जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास परावर्तन का दूसरा नियम है। आपने देख लिया परावर्तन क्या होता है, चित्र क्या होता है, इनके दोनों नियम क्या होते हैं। मैंने आपके साथ पूरा इसका जो कच्चा चिट्ठा है वो आपके साथ डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई बहन। हम बढ़ते हैं बुक 2 के सबसे चुने हुए क्वेश्चन, हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोलता है हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के नियम लिखिए भाई, अपवर्तन के भी नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जैसे हमने देखा था बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन के हमें यहां पर नियमों को भी डिस्कस करना है। तो क्या होते हैं नियम, सबसे पहले देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण जो है, जब एक प्रकाश किरण जो है वो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। क्या सुना, ध्यान से सुनो चीजों को, कि जब ऐसा पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश किरण जो हो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे और प्रवेश करने से वो अपने मार्ग से, अपने पैथ से हल्की सी विचलित हो जाए, और इस विचलन की घटना को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इस चीज को। क्या होता है कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इस विचलन की घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन इसमें भी डायग्राम को देखो भाई, डायग्राम इज पावर। डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इसका डायग्राम सिंपल वे में। सबसे पहले क्या हम बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह हम बनाएंगे पारदर्शी माध्यम। याद रखना, मैं बनाऊंगा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर भेजूंगा आपतित किरण। आपतित किरण आएगी और विचलन होगा यहां पर। सिंपल वे में देखना, मैं यहां पर भेज रहा हूं किसी किरण को। अब प्रकाश किरण क्या करनी चाहिए, यहां से सीधी जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल वे में लॉजिक की बात तो यही है कि प्रकाश किरण को जब मैं भेजूंगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो जाएगी तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रकाश किरण जो है हल्की सी मुड़ जाती है, हल्की सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये किरण जो होगी इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाती है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। किरण जो है आपतित किरण कहलाएगी, और नीचे जाने वाली किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो नीचे वाली किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएंगे। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसको हम सिंपल में बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो सिंपल लॉजिक है इसमें, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, यही इसका डायग्राम है। और इसके बीच में जो ये मैंने बताया है ये क्या होता है, ये अभिलंब होता है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। याद रखना, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। डायग्राम आप जरूर बनाओगे, 100% नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर इससे इंप्रेस नहीं होगा, और आपके पास एक बढ़िया तरीका है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का, डायग्राम बनाओ। अब मैं लॉजिक के साथ डिस्कस कर लूं इसके नियमों को। तो मैं मेट दिया इसको, अब इसके नियम भी होते हैं दो कौन कौन से नियम हैं, इसके भी 2 नियम हैं। जैसे मैंने आपको परावर्तन के अंदर बताए कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सेम उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फर्स्ट नंबर लॉ, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर नियम, पहला नंबर नियम क्या बोलता है अपवर्तन का, इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। उसमें आपतित किरण,
परावर्तित किरण, लेकिन इसमें अपवर्तित किरण होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण सिंपल वे में, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण कोमा, कोमा लगाएंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा क्या होगा, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब जो होगा तीनों एक ही तल में होंगे, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, एक ही तल में होते हैं सिंपल वे में। पहला नियम हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर नियम हमने डिस्कस कर लिया अपवर्तन का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपवर्तन के दूसरे नियम को। इसमें क्या होता है, दूसरा नंबर नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण की जो ज्या होगी, मतलब एंगल आई जो होगा वो अपवर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब अपवर्तन कोण के अनुपात के जो होता है वो नियतांक होता है, मतलब n इक्वल्स टू क्या होगा, साइन आई, साइन जो होगा वो आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारे पास लॉजिक है, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आया कि अपवर्तनांक जो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। अरे भाई बहन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला प्रश्न है वो हमसे क्या बोलता है, हमारा अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। तो बिल्कुल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी शर्तें क्या होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए मैं शुरू कर देता हूं। पहला नंबर क्या है कि यदि सघन माध्यम से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो, या प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने से बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब अगर मेरे पास सघन माध्यम होगा और सघन माध्यम में कोई हमारे पास आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसकी शर्तें भी हम आपको बताएंगे और इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास क्या है कि यदि सघन माध्यम में बना कोई आपतन कोण हो, उसका मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और इस घटना को ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी शर्तें क्या होती हैं, हमारे पास इसकी शर्तें क्या होती हैं वो भी एग्जाम में लिखने को आती है, तो हम लिख देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें होती हैं। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली शर्त हमारे पास फर्स्ट नंबर शर्त क्या होगी कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्या बोलेंगे भैया कि आपतन कोण का मान जो है, जो आपतन कोण हो, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान जो है सदैव जो है, सदैव क्रांतिक कोण के मान से, सदैव जो है वो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, मान से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, सिंपल वे में अधिक होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसका सेकंड नंबर पॉइंट, हमारा दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है भाई उसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट जो है प्रकाश जो है, जो प्रकाश होगा, प्रकाश जो है वो कहां जाना चाहिए, वो सघन माध्यम से, प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से, सघन के माध्यम से, सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना संभव होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन मैंने बहुत मजे से आपके साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिस्कस किया, इसकी मैंने दो शर्तें भी आपको बताई। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे अगले यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन के सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बोले तो हमारे पास कलर डिस्पर्जल क्या होता है, हमारे पास वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, कारण हमें बताना। तो कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्ण विक्षेपण भी देखेंगे क्या होता है वर्ण विक्षेपण। बहुत सिंपल तरीके से, आपने प्रिज्म देखा होगा, आपके पास अगर एक प्रिज्म होगा, अगर हम प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश डालते हैं, अगर हम कोई प्रिज्म में से प्रकाश किरण डालते हैं तो वो अपने अवयवी
सभी रंगों में टूट जाती है, जिसको हम विविग्योर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? विविग्योर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? विविग्योर के नाम से हम जानते हैं। और इसको हमने क्या पढ़ा था? हमने क्लास 10th के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर कोई प्रकाश है हमारे पास, अगर उस प्रकाश के अंदर जब भी श्वेत प्रकाश किरण जाएगी, एंटर करेगी, तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में 7 अपने 7 पार्टिकल्स में टूट जाएगी, अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाएगी, जिसमें रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा और वॉयलेट होगा। सिंपल वे में ये हमारे पास कलर होंगे, ये 7 रंगों में टूट जाती है। तो आप लोग इन सारे कलर्स को याद रखना, और याद रखना भाई कि हमारे पास जो प्रिज्म है, ये क्या है? हमारे पास प्रिज्म है। प्रिज्म में अगर प्रकाश किरण जाएगी तो अपवर्तन के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 अवयवी रंगों में वो विभक्त हो जाएगी, वो टूट जाएगी। बस यही कंसेप्ट है। कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण बताना है कि अलग अलग रंगों का जो अपवर्तनांक होता है या उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए ये अपने अलग अलग अवयवी रंगों में टूटता है, वर्ण विक्षेपण की घटना संभव हो पाती है। कैसे? मैं आपको बता दूं, इसकी परिभाषा आप लोग एक बार और देख लो कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में, अपने पार्टिकल्स कलर्स में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कलर डिस्पर्जन कहते हैं। इसका कारण क्या भाई? हमें कारण बताना है, इसका हमें रीजन शो करना है, कारण क्या होगा। तो कारण हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका कारण क्या है, किसका? वर्ण विक्षेपण का कारण। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका रीजन क्या होगा। रीजन में क्या होगा कि अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। भैया क्या अपवर्तनांक? माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, या कलर्स की तरंग दैर्ध्य जो होगी, जो वेवलेंथ होगी, वो अलग होती है, इसीलिए जो वर्ण विक्षेपण की घटना संभव हो पाती है। अलग अलग रंगों का जो अपवर्तनांक जो होता है, अलग अलग रंगों का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग होना इसका सिंपल सा कारण है। अपवर्तनांक जो होता है वो सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए वो अपने अलग अलग अवयवी भागों में टूट जाती है। तो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की वर्ण विक्षेपण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा अगला वाला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा खासा भाई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है भाई। तरंगाग्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो मेरे प्यारे भाई बहन, लिख के ले लो। तरंगाग्र से क्वेश्चन आएगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र की परिभाषा पूछ रहा है, इसको कितने भागों में बांटते हैं भाई, मतलब तरंगाग्र के प्रकार क्या होते हैं, इसके प्रकारों को भी डिस्कस करना है। अगर 3 नंबर चाहिए हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तैयार तो करना पड़ेगा, फुल आपको लिखना पड़ेगा। क्या है तरंगाग्र? कि तरंग के आगे जो ज्यामिति होती है उसको हम बोलते हैं तरंगाग्र। जो तरंग को हम आगे बढ़ाते हैं उससे जो ज्यामिति बनती है, इस तरीके से जो ज्यामिति बन जाती है, ये क्या है? ये तरंगाग्र है भाई। ये क्या है? ये सिंपल वे में तरंगाग्र हो गया। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, आपके घर के आसपास कोई नदी हो, आपके घर पे आसपास कोई तालाब हो, या आपके घर के आसपास कहीं पानी भरा हो, आप क्या करोगे? आप एक पत्थर उठाओगे और पत्थर उठाकर उस नदी में डालोगे, या स्पेशली आप तालाब हो जहां पानी रुका हुआ हो, वहां आप अच्छे से इसको महसूस कर सकते हो। तालाब में पानी में पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकने पर क्या होगा? पानी के आसपास एक गोला बनेगा, लंबा होता गोला बन जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। वो क्या होता है? वो गोली तरंगाग्र होता है भाई, वही है तरंगाग्र। मतलब एक ही माध्यम में समान कला में जो सभी कण कंपन कर रहे हैं, वही हमारे पास तरंगाग्र होता है। सिंपल वे में परिभाषा आपने देख ली। उसके बाद इसके प्रकार करते हैं, तो गोली तरंगाग्र हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र हो गया, समतल तरंगाग्र हो गया। तरंगाग्र जो है वो ज्यामिति के आधार पर ज्योमेट्रिकली उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला गोली तरंगाग्र, बेलनाकार, समतल तरंगाग्र। याद रखना है, परिभाषा के सहित याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत जो हो वो गोलाकार हो तो उससे निकलने वाली तरंगे जो होगी, या उनसे निकलने वाली तरंगों की जो आकृति होगी वो गोलाकार होगी, और इस प्रकार के तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। क्या आपको परिभाषा याद हुई? क्या आपको परिभाषा याद हुई या नहीं हुई? बताओ मुझे दोबारा कि यदि कोई प्रकाश स्रोत है वो गोलाकार है और उससे निकलने वाली तरंगों की जो आकृति है वो गोलीय होती है। प्रकाश स्रोत गोलाकार है, उससे निकलने वाली तरंगों की आकृति गोलाकार है, तो ये तरंगाग्र क्या कहलाएगा? गोली तरंगाग्र कहलाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। नेक्स्ट अगला हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है कि यदि प्रकाश स्रोत जो है वो रेखीय हो तो उससे निकलने वाली तरंगों की आकृति जो होगी बेलनाकार होगी, और यह घटना जो है वो
बेलनाकार तरंगाग्र बनाती है। ये घटना क्या कहलाती है? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? समतल तरंगाग्र क्या होता है? सिंपल, हमारे पास जो प्लेन तरंगाग्र क्या है उसको देखने वाले हैं। समतल तरंगाग्र क्या होता है कि यदि प्रकाश स्रोत जो हो वो बिंदुवत हो और बिंदुवत के साथ साथ उसकी त्रिज्या जो हो बहुत ज्यादा हो, त्रिज्या याद रखना, जो उसकी रेडियस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो उस स्थिति में तरंगों की जो आकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? तो उस सिचुएशन में आकृति जो होगी वो प्लेन हो जाएगी। यहां गोली गलत लिखा है, यहां पर आकृति जो होगी वो समतल हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि त्रिज्या उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, याद रखना। तो ये हमारा हो गया समतल तरंगाग्र। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मैं उम्मीद भी करता हूं कि साथ साथ आप क्वेश्चंस को तैयार भी करते रहे होंगे और आपने सब कुछ रेडी कर लिया होगा। मैं पूरी भरपूर मात्रा में उम्मीद भी कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम जब दे के आओगे ना, आप खुद मुझसे बोलोगे भैया मजा आ गया क्वेश्चन को करते करते। और आज मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा भाई। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर जितना हो सकता है मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा और वहां भी आपको मजेदार क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? इसकी शर्तें लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्या है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो वो क्या करती है? वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं। वो क्या करती हैं? आपस में इंटरफेरेंस कर लेती हैं। तो इस घटना को ही हम बोलते हैं व्यतिकरण। ये घटना ही क्या कहलाती है? अध्यारोपित होती हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण। सिंपल वे में, कहीं वो मिलती हैं, कहीं वो जाती हैं, कहीं वो टकराती हैं, सब कुछ घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। लास्ट में इसकी शर्तें आपको जरूर लिखनी है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसकी शर्तें क्या होती हैं हम ये भी देखने वाले हैं क्या होंगी। आइए शर्तों पर, कंडीशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली शर्त क्या होगी कि इसमें जो हम दो प्रकाश के स्रोत लेंगे, जो हम प्रकाश के दो सोर्स लेंगे, जो स्रोत लेंगे, वो कला संबंध होने चाहिए। मतलब समय के साथ उनका कलांतर नियत रहना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो दो तरंगे होंगी, दोनों तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों इसकी शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होगी? इसकी पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं, जो प्रकाश के स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत जो होते हैं, प्रकाश स्रोत जो हैं, वो कला संबद्ध होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध, कला संबंध होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो कला संबंध होने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है भाई? सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोतों की तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे? दोनों प्रकाश स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोतों की, दोनों प्रकाश स्रोतों की जो तरंग दैर्ध्य है, जो दोनों प्रकाश स्रोतों की, दोनों प्रकाश स्रोतों की तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंग दैर्ध्य जो है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर भी मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन फिर कराऊंगा। फिर उसके बाद पार्ट 3 लेके आऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, अगर आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर करोगे, तो मैं एक पार्ट 2 भी लेके आऊंगा और उसके अंदर भी बुक 2 के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, लास्ट समय बचा है, अंतिम जी जान लगाकर झोंक दो और रिजल्ट बेहतर ही आएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।